हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए अनटीज यूनिट पेपर वन से क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए सेक्शन अभिवर्ती टीचिंग एप्टीट्यूड। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जब भी हमारी अगली वीडियोज अपलोड होंगी उनकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। और हमारी जो वीडियोज हैं ये आपकी परीक्षा तक आपको लगातार आपको प्रतिदिन वीडियो मिलती रहेंगी आपकी बेहतर तैयारी के लिए। तो हम चलिए हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज के हमारे पहले प्रश्न चलते हैं हम। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बुनियादी अधिगम परिस्थितियां निम्नलिखित में हैं तो समीपता, पुनर्वलन, सामान्यीकरण, अभ्यास, विविधीकरण, इनमें क्रमबद्धता होगी। किस प्रकार क्रमबद्धता होगी? इनमें बुनियादी अधिगम परिस्थितियां निम्नलिखित हैं, इनमें क्रमबद्धता होगी। किस प्रकार होगी क्रमबद्धता? ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। सबसे पहले समीपता आएगी, उसके पश्चात पुनर्वलन आएगा, फिर सामान्यीकरण होगा, फिर अभ्यास होगा, फिर विविधीकरण होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 1 2 3 4 5 बुनियादी अधिगम परिस्थितियां हैं ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। समीपता का संबंध है, किससे है समीपता का संबंध? दो उद्दीपनों को एक समान अनुक्रिया के लिए प्रस्तुत करना, दो अन्य क्रियाओं के लिए एक समान उद्दीपक प्रस्तुत करना, किन्हीं दो उद्दीपकों को परस्पर इकट्ठा करना, उपरोक्त में कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? समीपता का संबंध है, ये किससे है समीपता का संबंध? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। दो उद्दीपनों को एक समान अनुक्रिया के लिए प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, प्रत्यय एवं अधिगम के शिक्षण की उपयोगिता है अनुदेशन को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करना, छात्रों को यांत्रिक क्रियाओं की शिक्षा प्रदान करना, छात्रों को बाह्य वातावरण में उपस्थित वस्तुओं से परिचित कराना, उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? प्रत्यय एवं अधिनियम के शिक्षण की उपयोगिता है, ये किससे है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी से है। अनुदेशन को व्यवहारिक रूप स्वरूप प्रदान करना, छात्रों को यांत्रिक क्रियाओं की शिक्षा प्रदान करना, छात्रों को बाह्य वातावरण में उपस्थिति वस्तुओं से परिचित कराना, ए बी सी हमारे तीनों सही हो जाएंगे। प्रत्यक्ष एवं अधिनियम के शिक्षण की उपयोगिता। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कौशलात्मक शिक्षण की विशेषता है जटिल क्रियात्मक अनुक्रियाओं की श्रृंखलाबद्धता, शारीरिक एवं मांसपेशीय गतिविधियों का समन्वय, क्रियात्मक क्रियाओं की श्रृंखलाबद्धता, उपरोक्त में सभी। सही आंसर हमारा क्या होगा? कौशलात्मक शिक्षण की विशेषता है ये कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में सभी है। कौशलात्मक शिक्षण की विशेषताएं जटिल क्रियात्मक अनुक्रियाओं की श्रृंखलाबद्धता है, शारीरिक एवं मांसपेशीय गतिविधियों का समन्वय है, क्रियात्मक क्रियाओं की श्रृंखलाबद्धता है। तीनों ही हमारे सही हो जाएंगे, ए बी सी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कौशलात्मक अधिगम की अवस्थाएं हैं कौन कौन सी है? ज्ञानात्मक स्थिरीकरण, स्वाधीनस्थ, ज्ञानात्मक भावात्मक, प्रतिरोधात्मक, ज्ञानात्मक भावात्मक स्थिरीकरण, उपरोक्त में कोई नहीं। कौशलात्मक अधिगम की अवस्थाएं हैं ये कौन कौन सी होती हैं? कौशलात्मक अधिगम की अवस्थाएं सबसे पहले ज्ञानात्मक आएगा, फिर स्थिरीकरण होगा, फिर स्वाधीनस्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रविधि की आधारभूत मान्यता है शिक्षण व्यवहार एक सामाजिक अंतर प्रक्रिया है, शिक्षण व्यवहार एक शिक्षक केंद्रित क्रिया है, शिक्षण व्यवहार एक अभिप्रेरित क्रिया है, शिक्षण व्यवहार एक नियोजित क्रिया है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? अंतःक्रिया विश्लेषण प्रविधि की आधारभूत मान्यता है, ये क्या मान्यता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें। शिक्षण व्यवहार एक सामाजिक अंतर प्रक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कक्षा में शिक्षक संबंधी अप्रत्यय व्यवहार की कसौटी नहीं है, ये नहीं पूछा गया। छात्रों के विचारों को स्वीकार करना, प्रशंसा प्रोत्साहित करना, छात्रों की अनुभूति को स्वीकार करना, छात्रों को दंड प्रदान करना। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? कक्षा में शिक्षक संबंधी अप्रत्यक्ष व्यवहार की कसौटी नहीं है। जो नहीं है कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाए। छात्रों को दंड प्रदान करना जो है ये शिक्षक की कसौटी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कक्षा में शिक्षक के प्रत्यक्ष व्यवहार संबंधी फ्लैंडर्स ने मानदंड निर्धारित किए हैं। आलोचना करना, निर्देशन देना, व्याख्यान देना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा
कक्षा में शिक्षक के प्रत्यक्ष व्यवहार संबंधी फ्लैंडर्स ने मानदंड निर्धारित किए हैं। ये कौन से निर्धारित किए हैं? उपरोक्त सभी की है। आलोचना करना, निर्देशन देना और व्याख्या देना, तीनों ही ये व्यवहार संबंधी है, ये फ्लैंडर्स के द्वारा दिए गए। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली की सीमाएं हैं। शिक्षक एवं छात्र क्रियाओं का पृथक पृथक अंकन करना। कक्षा शिक्षण का केवल 10 वर्गों में विभाजन अनुपयुक्त है। केवल शाब्दिक संप्रेषण का निरीक्षण किया जा सकता है। उपरोक्त में सभी अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली की सीमाएं हैं, तो ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, शिक्षण कौशल है एक क्या? अधिगम सुगमता की स्थिति, कक्षा अंत प्रक्रिया की परिस्थिति, शिक्षण क्रियाओं में व्यवहारों का सांगोपांग स्वरूप। उपरोक्त सभी शिक्षण कौशल एक है। ये क्या है? शिक्षण कौशल एक है, ये उपरोक्त सभी है। अधिगम सुगमता की स्थिति है, कक्षा अंत प्रक्रिया की स्थिति है, शिक्षण क्रियाओं में व्यवहारों का सांगोपांग स्वरूप है। उद्दीपन भिन्नता का तात्पर्य है शिक्षक द्वारा अपने व्यवहार में जानबूझकर परिवर्तन करना। कक्षा वातावरण में जानबूझकर विषय परिवर्तन करना। छात्रों द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। उद्दीपन भिन्नता का तात्पर्य है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, शिक्षक द्वारा अपने व्यवहार में जानबूझकर परिवर्तन करना। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पुनर्बलन कौशल में शिक्षक करता है छात्रों की प्रशंसा, छात्रों की तिरस्कार, छात्रों की निंदा, छात्रों पर अत्याचार। पुनर्बलन कौशल में शिक्षक करता है, ये क्या करता है? छात्रों की प्रशंसा करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। श्यामपट्ट कार्य की उपयुक्तता होगी जबकि एक शिक्षक इस पर कार्य करेगा। संक्षिप्त एवं स्पष्ट कार्य, चित्रों में रंगीन चौक का उपयोग, स्थित एवं सुंदर कार्य। उपयुक्त में सभी श्यामपट्ट कार्य की उपयुक्तता होगी जबकि एक शिक्षक इस पर कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी है। संक्षिप्त एवं स्पष्ट कार्य करेगा, चित्रों में रंगीन चौक का उपयोग करेगा, स्थित एवं सुंदर कार्य करेगा। सूक्ष्म शिक्षण का संबंध नहीं है, ये नहीं पूछा गया है। सूक्ष्म शिक्षण का संबंध किससे नहीं है? ज्ञान प्राप्ति की स्थिति से, विषय वस्तु हस्तांतरण से, कौशल अधिग्रहण स्थिति से, प्रमाणिक शिक्षण प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, प्रमाणिक शिक्षण प्रक्रिया से जो संबंध नहीं है सूक्ष्म शिक्षण का। चलिए अगला प्रश्न हमारा, शिक्षक जन्मजात होते हैं बनाए नहीं जा सकते। इस कथन से संभावनाएं हैं कि शिक्षण विधि जन्मजात होती है, शिक्षण विधि परिपक्वता का परिणाम है, शिक्षण विधि अनुभव की देन है, शिक्षण विधि सिखाई जा सकती है। तो सही आंसर हमारा ABCD से क्या होगा? शिक्षक जन्मजात होते हैं बनाए नहीं जा सकते हैं। इस तथ्य से संभावना है कि शिक्षण विधि जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, शिक्षण विधि के बिना पढ़ाना तो संभव है किंतु इसमें हानि है। अव्यवस्थित क्रम, अविकसित अधिगम परिस्थिति, उद्देश्य की प्राप्ति न हो पाना। उपरोक्त में सभी, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए। उपरोक्त में सभी है। शिक्षण विधि के बिना पढ़ाना तो संभव है किंतु इसमें हानि है। अव्यवस्थित क्रम की, अविकसित अधिगम परिस्थिति की और उद्देश्य की प्राप्ति न हो पाना, तीनों ही है। बाह्य जगत के ज्ञान एवं छात्र के मस्तिष्क के मध्य जब प्रत्यक्ष संपर्क सूत्र स्थापित कर दिया जाता है तो इसे कहते हैं शिक्षण विधि, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण युक्ति, शिक्षण चतुर्य। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षण विधि है ये। चलिए अगला प्रश्न में, बाल केंद्रित विधि का गुण है बालकों को सिर पर बिठाना, बालकों को उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुकूल पढ़ाना, बालकों को कक्षा के केंद्र में स्थापित करके पढ़ाना, बालकों को सामूहिक रूप से पढ़ाना। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बालकों को उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुकूल पढ़ाना। ये बाल केंद्रित विधि का गुण है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों का अंतिम परिणाम है शिक्षक के प्रभुत्व पर आश्रित रहना, पारंपरिक संस्थाओं में आस्था व्यक्त करना, तथ्यों को याद करना। उपरोक्त में सभी, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए। उपरोक्त में सभी है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों का अंतिम जो परिणाम है
शिक्षक के प्रभुत्व पर आश्रित रहना है, पारंपरिक संस्थाओं में आस्था व्यक्त करना है और तथ्यों को याद करना है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि के प्रक्रियात्मक विमा में सम्मिलित नहीं है। पुनरावृत्ति, स्मृति, प्रभुत्व, खोज प्रवृत्ति। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये खोज प्रवृत्ति है। शिक्षक केंद्रित विधियों में गुण उपस्थित रहता है। नवीन तकनीकियों की अवहेलना करना, शिक्षक की संप्रभुता का, औपचारिकता का, उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, उपरोक्त में सभी है। शिक्षक केंद्रित विधियों के गुण उपस्थित रहते हैं। नवीन तकनीकियों की अवहेलना का, शिक्षक की संप्रभुता का और औपचारिकता का। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का उद्देश्य होता है छात्रों में आत्मनिर्भरता का विकास करना, छात्रों में स्वतंत्र कौशलों का विकास करना, छात्रों में मुक्त ढंग से सीखने की योग्यताओं का विकास करना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का उद्देश्य जो होता है छात्रों में आत्मनिर्भरता का विकास करना है, छात्रों में स्वतंत्र कौशलों का विकास करना है, छात्रों में मुक्त ढंग से सीखने की योग्यताओं का विकास करना है। तीनों ही आंसर हमारे सही हो जाएंगे, ए बी सी। तो दोस्तों ये हमारी छोटी सी वीडियो थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।